यहाँ पे फोकस करना। When I said introns, it means कि there is some other things also, they are axons. ओके बेटा, तो एक्सॉन्स वो होते हैं, सिर्फ आप ये समझो, दे आर बोथ आर प्रेजेंट इन डीएनए सीक्वेंस, बोथ आर प्रेजेंट इन डीएनए। ओके, अब ये इस तरीके से है कुछ कि जैसे आप समझो ये है आपका डीएनए का थ्रेड, डीएनए का थ्रेड है। इस थ्रेड में मैं मार्किंग कर रही हूँ कि देयर आर सर्टेन रीजन जहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि उससे एक प्रोटीन का कोड ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसक्राइब हो जाए। क्लियर? देयर आर सर्टेन रीजन जहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्रोटीन का कोड ट्रांसफर हो जाए या कोई भी चीज यहाँ से इंफॉर्मेशन डीएनए उसको ट्रेवल करे, क्लियर, पास ऑन करे। डीएनए पास ऑन करता है तो आरएनए बनता है, आरएनए जब उस इंफॉर्मेशन को आगे ले जाता है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो वो रीजन जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिससे इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब हो रही है, आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाएगी, वो रीजन आपके क्या हो जाते हैं? एक्सॉन्स। क्लियर? ये ए बी सी, दे आर एक्सॉन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये एक्सॉन्स है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, और वो सीक्वेंस इंटरवेनिंग सीक्वेंस, इसको बोलते हैं इंटरवेनिंग सीक्वेंस और इंट्रॉन। जब पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे आप वहां पे डिटेल में देखेंगे, अभी आप ध्यान से बस इतना समझ लो कि वो इंफॉर्मेशन, वो डीएनए का सीक्वेंस जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन, नो इंफॉर्मेशन टू ट्रांसक्राइब, वो कैसा हो जाएगा? वो आपको डिस्टर्ब करने वाला हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ब्रेक डाउन है, बीच बीच में ब्रेक डाउन है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। क्लियर? इंटरवेनिंग, दो के बीच में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वहां से कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती है, ऐसे सीक्वेंसेस को कहते हैं इंट्रॉन्स। जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे वहां पे आएंगी ये बातें। इज इट क्लियर नाउ इरा? बाकी सब भी बताओ, समझ में आया? सिंपल सी चीज है, सोइनी ध्यान से सुनो कि डीएनए का एक लॉन्ग सीक्वेंस है। डीएनए के सीक्वेंस में कुछ ऐसा पोर्शन है जो कोड कर सकते हैं, कुछ ऐसा पोर्शन है जो कोड नहीं कर सकते हैं। तो कोडिंग रीजन को सिंपली अगर आप एक वर्ड में लिखो तो एक्सॉन्स आर द कोडिंग रीजन, एक्सॉन्स आर द कोडिंग सीक्वेंस जिसके पास कोड है, जिसके पास सर्टेन इंफॉर्मेशन है, एंड इंट्रॉन्स आर द नॉन कोडिंग सीक्वेंस। फिर इनके टाइप्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये हम लोग उस चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। ओके, इज इट क्लियर? रब करूं मैं इसे? तो मेनली जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है ना, वो उसके प्रोटेक्शन के लिए, अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज और बता देती हूँ। जस्ट सपोज, अब ये तो छोटा सा मैंने एक थ्रेड लिया, आपके हर एक सेल में अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर का डीएनए क्वाइल्ड है, 2 मीटर डीएनए है। आपके 10 माइक्रोमीटर जो आप सेल साइज पढ़ रहे हो, 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर सेल साइज पढ़ रहे हो, एक माइक्रोमीटर की सेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली यू हैव 2 मीटर ऑफ डीएनए। अब ये 2 मीटर ऑफ डीएनए में जो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, मतलब जो आपका इंसुलिन बना रही है, जो आपका थायरॉक्सिन बना रहे हैं, वॉट एवर जो आप वर्ड जान रहे हो, सारी चीजें जो सिंथेसिस कर रही है, वो इंफॉर्मेशन
अप्रोक्सीमेटली यू कैन से कि लेस देन 2% है। क्लियर? इस 2 मीटर डीएनए का लेस देन 2% इंफॉर्मेशन है जो कोड कर रहा है। तो इस 2% इंफॉर्मेशन की सेफ्टी के लिए कि कभी भी, जैसे आप म्यूटेशन का नाम सुने होंगे, अगर कोई केमिकल म्यूटेट करने के म्यूटाजन की तरह एक्ट कर रहा है और वो सेल के अंदर डीएनए को डैमेज कर सकता है, या कुछ नहीं तो आप यूवी रेज सुने हो, सनलाइट देख रहे हो, सन की लाइट से भी स्किन कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ म्यूटेशन हो रहा है डीएनए में। ओके, तो जस्ट आप ये समझो कि कोई चीज जो ऑलरेडी 100 में से 2% है, उसके चांसेस कितने कम हो गए होंगे म्यूटेशन के लिए। तो व्हाट आई वांट टू से कि इस 2% जीन के सेफ्टी के लिए यूकैरियोटिक में मोस्ट ऑफ द सीक्वेंस क्या है, इंट्रॉन्स हैं, ताकि कोई भी अफेक्ट हो तो देखो, कोई चीज 98% है, कोई चीज 2% है, तो किसमें चांस ज्यादा है? अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे मेरे मेरी बॉडी में मेरे सेल वाले पोर्शन, मतलब मेरे हाथ के सेल वाले पोर्शन पे बहुत तेज सनलाइट पड़ी, एकदम से यूवी रेज कहीं से आई और उसने अटैक किया है मेरी स्किन पे। नाउ इसके चांसेस ज्यादा हैं या इसके चांसेस ज्यादा है डैमेज होने के? टेल मी फास्ट, रेस्ट आई एम इरेजिंग इट। टेल मी फास्ट बच्चा। 2% के कैसे हुए बेटा ज्यादा? 98% ना, कौन ज्यादा है? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक अमाउंट 98% है, एक अमाउंट 2% है, तो 2% की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम हो गई ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक टब है, एक आपने बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर आपने रेड बॉल 100 में से 98 डाल रखी है एंड 2 ब्लैक बॉल डाल रखी है, और मैं आपको आंख बंद करके उठाने को बोलूं तो वहां पे बाई चांस 2 बार ही चांस है कि 2 बॉल आपके हाथ में है। 98% चांसेस वहां पे है कि आपके हाथ में रेड बॉल है। इज इट क्लियर? तो वो जो वहां पे स्ट्रक्चर हमारे यूकैरियोटिक में इवॉल्व हुआ है, दैट इज फॉर द सेफ्टी पर्पस। हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत कोड में हो, जैसे जस्ट सपोज कि तुमको एक फाइल दे दिया जाए और इस फाइल से तुम्हें दिया नहीं गया, तुमको चाहिए थी वो फाइल, और उस फाइल में बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लिखी है किसी 2 पेज पे कहीं, और टोटल फाइल है 100 पेज की। ओके, अब पूरे 98 पेज अगर हटा के तुम्हें 2 ही पेज दिया जाए तो तुम डायरेक्ट उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाओगे और उसको डैमेज कर सकते हो, दे सकते हो उस खुफिया इंफॉर्मेशन को, कॉन्फिडेंशियल फाइल से। ओके, बट क्या होगा कि अब जब आपको 100 पेजेस दिए हैं तो यू हैव टू गो थ्रू दैट 100 पेजेस, तब जाके आपको कहीं से उसमें 98 में से 2 इंफॉर्मेशन की काम की लगेंगी, तो इट विल टेक टाइम। सेम टाइप का कुछ फिनोमेना है, इंटरेस्टिंग फिनोमेना होते हैं ये सब, बात करेंगे हम लोग जब चैप्टर इनसे रिलेटेड आएगा। नाउ वी विल बैक टू प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में जो हम लोग बैक्टीरियल सेल स्टार्ट किए थे उसका हम लोग देखेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर जिससे हमें इंटरेक्ट होना है दैट इज द सेल एनवेलप। क्लियर? और जो हेडिंग है डायरेक्ट एनसीईआरटी के पॉइंट से बेटा, इट्स मॉडिफिकेशन, इट मीन्स कि देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस इन एनवेलप। ओके, मॉडिफाई होना मतलब चेंज करना, तो यहाँ पे सेल एनवेलप होगा एंड उसके मॉडिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे। नोट डाउन नहीं करना है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, मॉड्यूल में भी पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, आप वहां से अंडरलाइन कर सकते हो जब तक एनसीईआरटी नहीं आई है। फिर एनसीईआरटी आ जाएगी तो आप एनसीईआरटी में मार्क कर लेना। Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसपे अपने एंटीबायोटिक्स वर्क करते हैं, जो हमारे रिसेप्टर से एक्ट करता है, जो सेल्स के अंदर टिश्यू के अंदर जाके इंफेक्शन कॉज करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, दैट इज किसी भी चीज के ऊपर जो सबसे बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव लेयर होगी वो उसको ऑलवेज प्रोटेक्ट करेगी, वो उसका कहना कि एक पॉजिटिव है। जैसे तुमने कोई मूवी देखी हो या कोई ऐसे राजा महाराजाओं की लड़ाई वाली मूवी देखी हो, बाहुबली देख ली होगी, तो तुम देखोगे कि हमेशा उनके पास एक कवच, एक वो
लोहे का या सर्टेन मेटल का वो कुछ पहने रहते हैं जब भी जंग लड़ते हैं, हेलमेट जैसा पहने रहते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर द प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो वैसा ही है कॉम्प्लेक्स का कहानी, लेकिन इट इज अ लिटिल बिट एनवेलप की कहानी एंड इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। The cell envelope consists of a tightly bound 3-layered structure. Underline होना चाहिए एकदम। Cell envelope consists of a tightly bound 3-layered structure. That is अब important है। Clear? First है outermost glycocalyx, followed by the cell wall. Cell wall और plasma membrane की कहानी तो सबको पता है, and then the plasma membrane. तो यहाँ पे हमें एक ग्लाइकोकैलिक्स का कैप्सूल मिला। क्लियर? कैप्सूल प्लस सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, they together assemble to form cell envelope. सिंपल सी कहानी। सेल एनवेलप में कुछ और बगल से नहीं आया है, कुछ और एडिशनल नहीं आया है, सिर्फ वहां पे कुछ ग्लाइकोकैलिक्स है, कुछ सिक्रेशन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, उससे उसको एक सेल वॉल के बाहर भी कवरिंग लेयर मिल जा रही है जिसको हम कैप्सूल बोल देते हैं जब वो हार्ड हो जाता है। अभी देखते हैं इसके बारे में। क्लियर? तो ग्लाइकोकैलिक्स की आउटर मोस्ट लेयर प्लस सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुगेदर दे फॉर्म द सेल एनवेलप। इज इट क्लियर? मतलब साइटोप्लाज्म के बाहर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो उसका क्या है? सेल एनवेलप है। सिंपल सी बात, छोटा सा इमेज इस तरीके से लिखो। इधर है साइटोप्लाज्म, इसको बल्कि 3 लेयर बना लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? 3 लेयर बनाया, फटाफट लिखा। इसको लिखो ग्लाइकोकैलिक्स, इसको लिखो सेल वॉल, इसको लिखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट दिमाग में गया। ये साइटोप्लाज्म को कवर कर रहे हैं और ये टुगेदर दे असेंबल टू फॉर्म सेल एनवेलप इन बैक्टीरिया। Although each layer of the envelope perform distinct function, you know, सेल वॉल का अपना फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपना फंक्शन है, उसी तरीके से ग्लाइकोकैलिक्स का अपना फंक्शन रहेगा। क्लियर? तो तीनों लेयर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। और जो उनके तीनों के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, although they performing the different function, कोई ट्रांसपोर्टेशन कराएगा, कोई इन्वेजिनेशन बना के मेसोसोम बना रहा है, कोई सेप्टेशन कर रहा है, कल ही देखा था, कोई प्रोटेक्शन कर रहा है, कोई फ्लैजिला को आउटग्रोथ देगा। क्लियर? कोई म्यूरिन की लेयर बनाएगा, कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देगा, कोई बाइंडिंग कैपेसिटी देगा। अलग अलग सबके फंक्शंस हैं, लेकिन ओवरऑल तीनों कोई लेयर कहीं पे है तो दे टुगेदर फॉर्म अ प्रोटेक्टिव यूनिट। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट इंक्लूडेड व्हाट? क्लियर? उसमें आ जाता है स्लाइम लेयर, कैप्सूल, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरीके से आपको ऑप्शंस आएंगे। क्लियर? तो अगर ये सारे ही दिए हैं तो सारे ही हो जाएंगे, उसमें ऑब्वियसली एक ऑप्शन होगा कि और, तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? मॉड्यूल लिए हो साथ में? मॉड्यूल लिए हो? जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है वो मॉड्यूल ओपन किए हैं क्या? उसमें लिखा है ये पोर्शन? गिवन है ये पैराग्राफ? ओके, बस उसको मार्क कर लो, गिवन है तो मार्क कर लो।
Now, bacteria can be classified into two groups on the basis of the differences in cell envelope. बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ब्रॉडली जो क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज बेस्ड ऑन द स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, स्टेनिंग मतलब कलर देना, स्टेन देना, कलर देना, उसको डिफ्रेंशिएट कर लेना। ओके, तो जब आप स्टेन करके उसको कोई कलर देते हो तो ऑब्वियसली इस स्टेन के पैरामीटर होंगे कुछ कि ये कलर लिया तो ये बैक्टीरिया है, ए बैक्टीरिया है, ये कलर ले लिया तो बी बैक्टीरिया। सर्टेन फंडामेंटल, कोई भी चीज है, साइंस है, तो उसके पीछे कोई प्रिंसिपल होगा। तो सिंपल सी बात है, सेल एनवेलप को कलर करके दे क्लासिफाइड द बैक्टीरिया इन टू कैटेगरी। ओके, इज इट क्लियर? ऑन द बेसिस को हाईलाइट करो ऑफ द डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप and the manner in which they respond to the staining procedure developed by ग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, उनका पूरा नाम था क्रिश्चियन ग्राम। ही इज साइंटिस्ट। क्रिश्चियन ग्राम ने जो टेक्निक दी उस टेक्निक को बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। क्लियर? ग्राम स्टेनिंग उन्हीं के नाम। Those that take up the ग्राम स्टेन, इसका मतलब ग्राम स्टेनिंग में किसी स्टेन को नाम दे दिया है ग्राम स्टेन। ओके, जो सेल ग्राम स्टेन को ले लिए मतलब वो पॉजिटिव है, दे बिकम ग्राम पॉजिटिव। इसको ऐसे लिखते हैं, जी पॉजिटिव लिखते ही ऐसे हैं, ये नहीं कि मैम ने शॉर्टकट बना दिया। इसका मतलब अब एक कैटेगरी ऐसी होगी जिसने ग्राम स्टेन नहीं लिया, तो उनको क्या बोल देंगे? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये इतनी सी कहानी जो दे दिया है एनसीईआरटी में, आपको कहाँ एनसीईआरटी के बाहर जाना है वो मैम बताएगी। तो इसके अब बाहर चलना है अपने को ये टेक्निक, ये किस तरीके से स्टेप्स होते हैं, ये सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ग्राम स्टेनिंग से क्वेश्चंस आते हैं। ओके बच्चा, अंडरलाइन करो, जो दिया हुआ है उतना तो अंडरलाइन होना ही चाहिए, लेकिन उसके बियॉन्ड वो टेक्निक क्या है ये आपको देखनी होगी। अभी हम टेक्निक की बात करते हैं, फिर आते हैं वापस स्ट्रक्चर पे। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या है? सिंपली यू कैन सी कि ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिख रहा है, इसमें हम कुछ स्टेन यूज कर रहे हैं, कुछ कलर के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे सर्टेन डाई यूज कर रहे हैं। ओके, सर्टेन काइंड ऑफ डाई यूज कर रहे हैं, सिंपल समझो। तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में क्या है, पहले तो आप वो सैंपल लोगे, जैसे अगर आपको एक्सपेरिमेंट में ये कराया जाएगा तो यू विल यूज द कर्ड, दही। ठीक है, दही से एक सैंपल लिया, स्लाइड पे लिया, 1 ड्रॉप ऑफ दही हैव द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इसको फैला लिया, एक थीन स्मीयर बन जाएगी, इसको फिक्स कर लिया, थोड़ा सा हीट देके, नीचे फ्लेम रहेगा, हीट फिक्स। क्लियर? ये दही वहां पे उसका जो पानी जैसा पोर्शन है वो वहां पे सूख जाएगा, फिक्स हो जाएगा स्लाइड पे, तो दैट स्टेप इज फिक्सेशन। उसको क्रिस्टल वायलेट। अब ग्राम स्टेनिंग, स्टेन कौन सा है, पहला क्वेश्चन। सॉरी। अब पहली चीज आती है कि दिया किसने है ये, तो उसका आंसर है क्रिश्चियन ग्राम। साइंटिस्ट है क्रिश्चियन ग्राम। क्लियर? क्या है ग्राम स्टेन? क्रिस्टल वायलेट इज अ ग्राम स्टेन। दूसरा क्वेश्चन। ओके, जस्ट लाइक योर डाई, आपने वो डाई स्टेन यूज किया जिससे कलर होगा, ठीक है, हेयर कलर वगैरह जैसे होता है ना, तो वैसे ही आपने इस जो ये सैंपल स्मीयर बनाया है, इस सैंपल के ऊपर आपने कलरिंग स्टेन दे दिया, सब स्लाइड पे फैल जाएगा ऑब्वियसली। उसके बाद इसको आयोडीन ट्रीटमेंट दे दिया, क्योंकि ये यहाँ पे इस कलर को बाइंड कराने में हेल्प करेगा।
क्लियर। फिर हमने एक ऐसा प्रोसेस लिया कि कहीं अननेसेसरी फिक्स तो नहीं हो चुका है कलर बिना स्टेन लिए, तो इसको वॉश भी करेंगे। उस स्टेप को बोलते हैं डीकलराइजेशन। अब डीकलराइजेशन से क्या होगा, जहां पे अननेसेसरी मतलब ऐसे ही उसमें बहुत ज्यादा थिक लेयर नहीं थी, एब्जॉर्ब नहीं था, लेकिन आपको कलर दिख रहा था, देखो यहाँ पे दोनों कलर दिख रहे हैं। क्लियर। जो जिसमें बहुत अच्छे से नहीं एब्जॉर्ब था, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं है, वो डीकलराइजेशन करने पे कलर को छोड़ देंगे। ओके। और जिनके पास थिक लेयर है उनके पास ये स्टेन अंदर तक लेयर में प्रेजेंट होगा और वो कलर को लाइट हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा कलर डिसअपियर नहीं होगा। ओके। अब बेटा इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगेन हम एक स्टेन और यूज करते हैं, सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन होता है पिंकिश कलर का। क्लियर। अब यू नो कि पिंक इज लाइटर देन द वॉयलेट। क्लियर। तो पिंक कलर इसमें भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वॉयलेट कलर है तो इसके ऊपर दिखेगा नहीं। लेकिन ये जो डी कलर हुए थे, जो डी कलर बैक्टीरिया हुए थे, वो कौन सा कलर ले लेंगे, पिंक कलर लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यू कैन डिफ्रेंशिएट। अब आपके पास फाइनल ये जो स्लाइड थी, ये पूरी प्रोसेस करके जब स्लाइड ऐसे रहेगी, तो इसमें आपको अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो जो ये बैक्टीरिया दिख रहे थे वो बैक्टीरिया कैसे होंगे, ब्लू कलर के, पर्पल कलर के। क्लियर। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा तो ये बैक्टीरिया कैसे दिखेंगे आपको, पिंक कलर के। इज इट क्लियर। तो वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द gram positive and gram negative bacteria with the help of gram staining technique, which is a simple multi-step 4-step process। यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि वो बैक्टीरिया जो आपके सैंपल में है वो कलर को लेगा कि नहीं, कौन सा कलर को, क्रिस्टल ग्राम स्टेन बोलते हैं उसको, पूरी चीज। ठीक है। क्रिस्टल वायलेट ग्राम स्टेनिंग, उसको कलर को अगर ले लिया तो वो ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं लिया है और हम डिफ्रेंशिएट करके, क्योंकि वो हमको दिखेगा तो है नहीं बैक्टीरिया, तो हमने उसको एक दूसरा लाइट कलर दिया, सैफ्रेनिन। सैफ्रेनिन का स्ट्रेन उसने ले लिया है तो वो हो जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सिंपल। और ये पूछा जाता है बेटा, क्या पूछा जाता है यहाँ से, स्ट्रेन का नाम पूछा जाता है, आयोडीन ट्रीटमेंट, एंड देन सैफ्रेनिन। what is the another stain used in gram staining technique। ठीक है। या डायरेक्ट पूछेगा which stain used for the gram negative bacteria। ओके। इसको 2-3 एक इमेज और देखते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया, स्टेप समझ में आ गए होंगे आई थिंक एकदम अच्छे से। जस्ट एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। अब वो रीजन क्या है वो देखते हैं। देखो अभी ये एग्जाम ये स्लाइड के फॉर्म में दिख रहा है। बेसिक्स में मैंने थोड़ा सा स्लाइड फॉर्मेशन पढ़ाया भी था आपको। कोई स्लाइड है, ग्लास की स्लाइड है, उसके ऊपर स्मीयर बनाना, उसको स्प्रेड करना, फिक्स करना, एंड देन देख रहे हो आप यहाँ पे कलर यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट में क्या हो गया, क्रिस्टल वायलेट, देन क्या दिखा रहा है, आयोडीन, देन हम उसको डीकलराइजेशन के लिए इथेनॉल अल्कोहल टाइप के एजेंट यूज करते हैं जिससे वो कलर को छोड़ दे अगर एक्स्ट्रा कलर एब्सॉर्ब है। क्लियर। देन हम सेफ्रानिन से ट्रीट कर रहे हैं, तो फाइनली हमें दिख रहा है कि जो क्रिस्टल वायलेट कलर को लेने वाला है वो वायलेट रह गया, वो क्या हो गया आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो नहीं लिया था उसको हम फिर से सेपरेट करने के लिए जब हमने सैफ्रेनिन का स्टेनिंग टेक्निक दी, तो वो ग्राम नेगेटिव को कैप्चर कर सॉरी वो सैफ्रेनिन को कैप्चर कर दिया और वो पिंकिश कलर का दिखने लगा। ओके बच्चा। तो हमें क्या दिख रहा है, अब देखो तुम मुझे बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट आर द शेप ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। शेप बताओ जरा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का शेप, ध्यान से, कल पढ़ाया था शेप ऑफ द बैक्टीरिया, उसको फोकस करके इमेज को ध्यान से देखो एंड टेल मी द शेप। फोकस इज पॉजिटिव, वेरी गुड। सभी सभी रिप्लाई करो जरा। In gram staining, only violet pink color will use.
स्टेन दो को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, बैसिलस निगेटिव रॉड और बैसिलाई निगेटिव रॉड लाइक बैसिलाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। मतलब आपको जो वायलेट स्टेन का दिख रहा है वो स्फेरिकल शेप का है। स्फेरिकल शेप के लिए हम कोकाई वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, ये कौन सा कोकस है? मोनोकोकाई है, डिप्लोकोकाई है, स्ट्रेप्टो है, स्टेफाइलो है? विच टाइप ऑफ कोकाई? मोनो। वेरी गुड बच्चा। ठीक है, ये हो गया आपका बैसिलाई। इज इट क्लियर? टेक्निक भी समझ में आई आपको, क्यों कर रहे हैं उसका पर्पस भी समझ में आया। अब इसके पीछे एनवलप का क्या रोल है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सबको बनाना भी है। इमेज नहीं बनाना, ये शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप बना लो। सबकी कॉपी में होना चाहिए बेटा। Bacteria stained with the crystal violet. All bacteria will be stained bluish or bluish purple. Ki solution potassium iodide. पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोडीन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आयोडीन सॉल्यूशन लिया था दैट इज एक्चुअली के सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। Stain will be fixed due to the formation of crystal violet and Ki complex. फिक्स करने के लिए कि क्रिस्टल वायलेट फिक्स हो जाए। अब जहां पे फिक्स है वो डीकलराइजेशन से, डी स्टेनिंग से सेपरेट नहीं होगा, और जहां पे नहीं फिक्स है वो सेपरेट हो जाएगा। डीस्टेनिंग इज डन विद द वाटर एंड अल्कोहल। सिंपली आप डिस्टिल वाटर से भी इस प्रोसेस को कर सकते हो। जहां पे बॉन्ड नहीं बनी होगी वहां से स्टेन रिमूव हो जाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कर्ड का वो स्मीयर फिक्स कर रखा है। Okay, stain does not come out, then it is gram positive bacteria. Stain come out and then यहाँ पे आप स्टेप और लिखोगे सेफ्रेनिन वाला, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। जिससे कम आउट हो गया है देन उसको ट्रीट किया आपने सेफ्रेनिन से, देन फाइनली इट शोज पिंक कलर। क्लियर? तो जिसने ग्राम स्टेन ले लिया वो ग्राम पॉजिटिव, जिसने नहीं लिया वो ग्राम नेगेटिव। ये दिख रही है आपको स्लाइड, ये रियल इमेजेस हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? अब इसके पीछे फंडामेंटल क्या है? देखो, क्वेश्चन वो टफ होते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से पूछेंगे। आपको एनसीईआरटी कहीं कहीं पे एज ए सिलेबस दिखेंगे, उसमें सिर्फ वो वर्ड लिखा है, लेकिन उसको उसको कवर कराना, उसके बारे में जाना, उससे रिलेटेड एमसीक्यू बनाना, वो एक सिलेबस की तरह हो जाता है। आपको वहां पे सिर्फ ग्राम और स्टेन, क्लासिफाई टाइप्स ऑफ टू बैक्टीरिया, इतनी कहानी लिखी थी। वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जाओ इसके बारे में डिटेल पढ़ो। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो डिटेल वाले क्वेश्चन है ना, ये सब आपके नोटबुक में लिखे होने चाहिए और एकदम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये वो पोर्शन है जहां से टफ क्वेश्चन आएगा और यू विल लीड अगर आप पढ़ के गए हो तो। और कंपटीशन है ये, ऐसा तो है नहीं कि आपको परसेंटेज लाना है। यू हैव टू क्वालिफाई इन द एंट्रेंस एग्जाम, इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो उसके लिए आपको हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट डेली डेली करना है बेटा। अब क्लियरली देखो, यहाँ पे एक पर्पल कलर की लेयर है, पर्पल कलर की एक लेयर दिख रही है। क्लियर? आपको ग्राम पॉजिटिव में वो थिक दिख रही है, ग्राम निगेटिव में वो एक तो थिन है, दूसरा सेंटर में कहीं है। जितनी बात हम बोल रहे हैं बस उतना ध्यान दो अभी। ठीक है, वही पर्पल कलर की लेयर है जो स्टेन को एब्जॉर्ब कर रही है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। विजिबल है? अच्छे से इमेज दिख रहा है ना? तो अब समझो, जितनी कहानी अभी तक मैडम ने आपको सुनाई है उसमें कोई लेयर एब्जॉर्ब है जो स्टेन को ले रही है। वो लेयर को ही आप बोलते हो पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन लेयर। क्लियर? अब आपको ये है ग्राम पॉजिटिव, ये है ग्राम नेगेटिव।
ग्राम पॉजिटिव में दिस इज थिक लेयर, आउटर लेयर है, स्टेन बढ़िया से इस तक पहुंचा और यहाँ पे बाइंड करके पोटेशियम आयोडाइड के साथ वो वहां पे फिक्स हो गया। ग्राम निगेटिव के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ग्राम निगेटिव में एक तो लिपोपॉलीसेकेराइड की इंटरनल आउटर लेयर है जो म्यूरिन लेयर के बाहर है, पेप्टाइडोग्लाइकन के बाहर है। क्लियर? फिर कुछ स्पेस दिख रहा है जिसको आप बोल रहे हो पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्लियर? यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे म्यूरिन लेयर के दोनों साइड प्रेजेंट है, यहाँ म्यूरिन लेयर के नीचे प्रेजेंट है। स्ट्रक्चरली क्या डिफरेंस है, क्यों एक ने पर्पल कलर लिया एक ने नहीं लिया, उसका फंडामेंटल एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, दोनों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इनर साइड में होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म होगा, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस है वो प्रेजेंस ऑफ म्यूरिन लेयर से पेप्टाइडोग्लाइकन की थिकनेस और जो उसका अरेंजमेंट है उसकी वजह से एक बैक्टीरिया की कैटेगरी हो जा रही है ग्राम पॉजिटिव एंड एक बैक्टीरिया की कैटेगरी हो जा रही है ग्राम निगेटिव। ये लेयर आप बना लोगे, ठीक है? ठीक है, ये इमेज बनाना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। अगेन अभी ध्यान से देखो फिर से, यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर, यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर आपको ये दिख रही है, मतलब ये सेल वॉल है। ठीक है, देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल की बात कर रहे हैं हम, सेल वॉल में डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं दोनों। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर यहाँ पे है, इसके इधर भी लिपोप्रोटीन है और इधर तो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही है। क्लियर? समझ में आ रहा है? एंड यहाँ पे भी आपको बढ़िया से एक लेयर दिख रहा है। तो ये जो स्टेन लेने वाली लेयर है वो ग्राम पॉजिटिव में थिक भी है और आउटर साइड में है, एंड ग्राम निगेटिव में थिन भी है और इन बिटवीन है लिपिड लेयर। तो इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन भी है, इसके पास एक इनर मेम्ब्रेन भी है, एंड बीच में कहीं पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट है। दैट्स वाई अगर कोई स्टेन यहाँ तक पहुंच भी रहा है तो वो थिकनेस इतनी कम है कि वो उसमें एक तो पहुंचने में टाइम लेगा, दूसरा उस थिकनेस में म्यूरिन के साथ रिएक्शन करके कम से कम यहाँ पे बाइंड कर रहता है। उसके बाद जब आप पोटेशियम आयोडाइड से फिक्स कर रहे हो तो ये वाले ब्रॉडली फिक्स हो जा रहे हैं, ये वाला क्या फिक्स होगा? अल्कोहल से आप जब वॉश कर रहे हो तो जो हल्का फुल्का स्टेन यहाँ पे लिया था, इसलिए लिखा हुआ था कि दोनों सेल क्रिस्टल वायलेट स्टेन को लेंगी। पहले जो स्टेप आपने देखा उसमें दोनों ही आपको वायलेट कलर के दिख रहे थे, लेकिन अल्कोहलिक ट्रीटमेंट से डीकलराइजेशन स्टेप से इट विल लूजेस इट्स कलर, यहाँ से वो कलर हट जाएगा, और यहाँ क्योंकि थिक है तो थोड़ा बहुत भी हटा तो भी ये कैप्चर करा रहेगा। तो रिजल्टेंट ये आपको वायलेट कलर का दिखेगा, ये डी कलर हो जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके सैफ्रोनिन से ट्रीट किया तो ये फाइनली पिंक कलर का दिखेगा। इज इट क्लियर बच्चा? एकदम आराम आराम से कॉन्सेप्ट समझो, कोई दिक्कत नहीं। अभी 1 महीने तक सेल चैप्टर चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद जो आप प्रिपेयर होके निकलोगे ना बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, यू विल फील योरसेल्फ डिफरेंट। अभी से आप फील कर रहे होगे कि बायोलॉजी कुछ अलग ही तरीके की चलती है यहाँ पे। समझ में आया? अब एक टर्म नोट करो जो पूछा जाता है, टिकोइक एसिड। म्यूरिन की लेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं जो कि बाइंड करते हैं क्रिस्टल वायलेट स्टेन को, दैट इज टिकोइक एसिड। और टिकोइक एसिड जो लिपिड के साथ बाइंड किया होगा, देखो ये लेयर यहाँ तक आ रही है टिकोइक एसिड की, ध्यान से सुनो, उसको बोलते हैं लिपोटिकोइक एसिड, जो एमसीक्यू आ सकता है। पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर, ठीक है, मेड अप ऑफ टिकोइक एसिड एंड लिपोटिकोइक एसिड। यहाँ पे क्या है? लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है। फिर प्रोटीन को तो छोड़ो, प्रोटीन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये एक आपको प्रोटीनेशियस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की आउटर लेयर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन की तरह है।
देन पूरी एक लिपोप्रोटीन की लेयर है, देन पेप्टाइडोग्लाइकन है, देन सेल मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर है? इमेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। ड्रॉ नहीं करना है, ड्रॉ करने के लिए जो इसके पहले लेयर वाला ये सिंपल इमेज है, ये आप लेयर बना लोगे तो भी आपके क्वेश्चंस क्लियर है। ठीक है, जस्ट नोट डाउन द टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड एंड लिपोपॉलीसैकेराइड। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आउटर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड एंड लिपोप्रोटीन। देखो यहाँ पे लिपोप्रोटीन है, सेकंड वाली लिपोप्रोटीन एंड फर्स्ट वाली लिपोपॉलीसैकेराइड। तो ये लेयर और ये लेयर, इसके बाद म्यूरिन लेयर यहाँ थिक, यहाँ थिन। दैट इज द फंडामेंटल ऑफ ग्राम स्टेनिंग। If we wash gram-negative bacteria after staining safranin, will it also lose its color again? नीड नहीं है, लेकिन आप अल्कोहलिक ट्रीटमेंट देंगे तो हमेशा डिकलराइजेशन होगा वहां पे। आपका एक्सपेरिमेंट हो गया फुलफिल। आपको दोनों सेल के बीच में डिफरेंशिएट करना था, रिवर्स करोगे तो ऑलरेडी डिकलराइज्ड ही था। इज इट विजिबल? थोड़ा सा इसका प्रिंट गड़बड़ सड़बड़ दिख रहा है, बट विजिबल है ये। तो अटेंटिव होके इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो एक, और इसको सुनो और बाद में लिख लेना। ये सब क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से एकदम, है ना। डिफरेंस इन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्स। अब मैंने आपको बता रखा है कि जो आपको पहला हमेशा बनाना है, दैट इज फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स। किस बेसिस पे आप डिफरेंस करने जा रहे हो, फीचर, वो फीचर आप लिखोगे। छोटे बच्चों की तरह नहीं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक लिखा और शुरू हो गए, ऐसा कुछ नहीं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव लिखा और शुरू हो गए। यू आर ग्रोन अप, ठीक है, बड़े हो चुके हो। तो अब किसके बेसिस पे डिफरेंस है, वो फर्स्ट कॉलम है। किसके किसके बीच में डिफरेंस है, वो सेकंड और थर्ड कॉलम है। क्लियर? तो फर्स्ट है पेप्टाइडोग्लाइकन। अब तुम लोग समझ गए हो कॉन्सेप्ट को, तो अगर मैं इसको पूरा रब भी कर दूं तो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इसको कैसे फिल करना है। क्लियर? खैर चलो, अभी हम ये नहीं कर रहे हैं। क्लास में होते, आमने सामने होते तो ये पूरा व्हाइट होता और तुम फिल करते इसको। बट अभी देखो, पेप्टाइडोग्लाइकन बताओ, ग्राम पॉजिटिव में थिक थी, ग्राम नेगेटिव में थिन थी। यस। टिकोइक एसिड मैंने मार्किंग की ग्राम पॉजिटिव के साइड में, प्रेजेंट एब्सेंट। क्लियर? एलपीएस लिपोपॉलीसैकेराइड किधर था, ग्राम नेगेटिव में। कहाँ था, म्यूरिन लेयर के बाहर। सब क्वेश्चन है बेटा। एब्सेंट किस में है, ग्राम पॉजिटिव में। प्रोटीन कंटेंट एब्सेंट प्रेजेंट। कौन से कंटेंट की बात कर रहा है, वही जो लिपिड प्रोटीन की लेयर आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है। ऑल्दो कुछ प्रोटीन्स आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं कर रहा है, इस कंटेंट की बात कर रहा है जो कॉम्प्लेक्स कंटेंट है म्यूरिन लेयर के बाहर। रिलीजिंग एंडोस्पोर, अब ये तो रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन का हो गया। सिंपली दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोस्पोर को फॉर्मेशन करते हैं एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंडोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक। थिकनेस किसकी ज्यादा होगी, जिसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिक थी, वो देखने में ही थिक थी, तो ये ज्यादा हो गई। 20 to 80 नैनोमीटर एंड यहाँ पे सिर्फ 10 नैनोमीटर। भले ही यहाँ लेयर आपको ज्यादा दिख रही थी, लिपोपॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, म्यूरिन, वो आपको समझाने के लिए, लेकिन ओवरऑल ये थिकनेस कम ही होती है और ये वाली थिकनेस ज्यादा होती है। आउटर मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट थी, जिसमें म्यूरिन लेयर बाहर की तरफ है, तो ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट, ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट। सेम वही, ठीक है। पॉलीसैकेराइड वाला जो था, लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर, एलपीएस एंड लिपोप्रोटीन की लेयर। पोरिन्स प्रोटीन मतलब पोर बनाने वाले प्रोटीन्स
ये यहाँ पे एब्सेंट थे, यहाँ क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, अब वहां पे मेम्ब्रेन आ गई है तो यहाँ पे पोरेंस प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। और ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट, सेल वॉल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट। पेप्टाइडोग्लाइकन जो सेल वॉल का पूरा आपने स्ट्रक्चर देख रहे हो, वहां पे पोरीन प्रोटीन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। इज इट क्लियर? फिर लास्ट स्टेप दिख रहा है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये है कि देखो जहां पे लेयर आ गई ना, वो परमिएबिलिटी लो हो जाएगी, वो सेलेक्टिव हो जाएगा, वो सेलेक्ट करेगा। और परमिएबिलिटी हाई है मतलब सेल वॉल, बेसिक लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया था कि सेल वॉल अकॉर्डिंग टू पोर साइज अलाउ कर देगा। क्लियर? कोई सिलेक्शन नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पे ग्लाइकोलिपिड प्रोटीन ऐसे लेयर प्रेजेंट है, वो सिलेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। तो मोर परमिएबिलिटी की अगर बात करें आप, मोर परमिएबिलिटी कौन शो करेगा? जहाँ पे म्यूरिन लेयर बाहर की साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे मोर परमिएबल, ये लेस परमिएबल। एक बार शांति से पूरा टेबल खुद देखो और पूछो मुझसे कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है। हुआ कंप्लीट? कोई पॉइंट ऐसा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से मेरे बच्चे गलती नहीं करते हैं। एलपीएस, टिकोइक एसिड, एंडोस्पोर। ओके, अभी हम लेयर पे आते हैं ना बेटा, तो हम कंपोजिशन पे बात करेंगे। यू जस्ट इमेजिन कि जब आप कोई आउटर लेयर बन रही है किसी की, इसका मतलब वो उसके साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी का रिजल्टेंट है। ये तो बेसिक लेक्चर में भी मैंने बताया था। साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन से वो मटेरियल वहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड देन वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होके सेल मेम्ब्रेन से बाहर आके डिपॉजिट हो रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो इसी सारे केमिकल्स में से एक है लिपिड पॉलीसैकेराइड, एक है टिकोइक एसिड। ये सभी ऐसे केमिकल्स हैं जो इसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक पैथोजेनिसिटी बैक्टीरिया के अंदर देते हैं। एंड आपको पता है जब आप कोई एंटीबायोटिक यूज करते हो, जब आप किसी डिजीज, कोई कुछ आपको हुआ है फीवर वगैरह, उसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, तो यू विल फाइंड कि जो बैक्टीरियल ओरिजिन से होता है उस पर एंटीबायोटिक वर्क करती है। एंटीबायोटिक मतलब अगेंस्ट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के एंटी। तो जब आप एंटीबायोटिक यूज करते हो तो वो इन्हीं टिकोइक एसिड, इन्हीं एलपीएस, इन सब चीजों को ब्रेक डाउन करती है और उसका फंक्शन पूरा डिग्रेड करती है आपके बॉडी में जाके, वो इन पे। तो आपको अभी सिंपल ये समझना है कि दे आर सर्टेन केमिकल्स विच डिपॉजिट ऑन द outer side of a bacteria and which are resultant of their cytoplasmic reaction. Is it clear? इतनी बात समझ में आई क्या? अब बात आती है एंडोस्पोर की। एंडोस्पोर इज द सिंपली, स्पोर मतलब जो ग्रो करने में हेल्प करे, जो नई जनरेशन को बनाए। तो पूरा का पूरा बैक्टीरिया, इफ दे बिहेव लाइक अ स्पोर, देखो सिंगल सेल है बेटा, जब भी यूनिसेलुलर रिप्रोड्यूस करेगा ना, तो वो तो या तो टूट जाएगा, जो आप देखते हो बाइनरी फिजन, या तो वो अपने आप को एक थिक कवरिंग बना लिया और एडवर्स कंडीशन में उसने सेव कर लिया, इसको बोलते हैं एंडोस्पोर। एंडो, अंदर उसके स्पोरिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो जर्मिनेट कर सकता है
एट द टाइम ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब उसका फेवरेट फेज आ जाएगा, फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, इट अंडरगोज द सेल डिवीजन, या यू कैन से बाइनरी फ्यूजन, या यू कैन से इससे ये स्पोर टूटेगा और ये ग्रो करेगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा अपना विदाउट एंडोस्पोर हो जाएगा, इसकी सेल वॉल, इसका कैप्सूल, सब कुछ वहां पे फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन जब एक बैक्टीरिया खुद ही जिसमें वो स्पोर की तरह फॉर्म करने लगता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंडोस्पोर। सिंगल सेल है, सिंगल सेल ने कोई स्पोर अलग से नहीं बनाया, वो सेल अपने आप को एंडोस्पोर में कन्वर्ट कर लेती है। इज इट क्लियर? बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में आएगा ये सब पोर्शन, डोंट वरी। एनी क्वेरी अलग, एनी अदर क्वेरी? जहां पे भी आए कुछ भी पूछो, पूछने में कोई मना ही नहीं है, बट कंटेंट हम सब एक जगह नहीं दे सकते, नहीं तो कोर्स ही नहीं खिसकेगा। पोरिन्स प्रोटीन, जो पोर बनाने के लिए प्रोटीन्स यूज हो रहे हैं, जस्ट आप इसको ऐसे समझो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कुछ पोर बनने हैं जिससे कुछ ट्रांसपोर्ट हो सके स्पेसिफिक, तो वो वहां पे पोरिन्स प्रोटीन के प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर से लिपिड मेम्ब्रेन पे वो पोर बन जाएंगे, और ये किसी सर्टेन चीज के लिए स्पेसिफिक होगा और उसको ये ट्रांसपोर्ट करा। जैसे इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एक्वापोरिन, नेम इंडिकेट कर रहा है, एक्वा मीन्स यू नो वाटर, ठीक है? तो ऐसे पोरिन जो वाटर को अलाउ करें, ऐसे पोर जो वाटर को अलाउ करें, वो एक्वापोरिन प्रोटीन, ये सभी प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है? तो ये एक्वापोरिन आ गया, तो मतलब ये 8 यूनिट का पोरिन होता है, ये ऐसे फॉर्म हो गया, तो इसने बीच में हॉलो स्पेस बना दिया जिससे वाटर मॉलिक्यूल आराम से पास हो सकता है, अब उसको कोई नीड नहीं है। तो एक्वापोरिन फॉर वाटर, इसी तरीके से सर्टेन केमिकल्स के लिए, सर्टेन सॉल्ट के लिए, आयंस के लिए वहां पे पोर बन जाते हैं। कहाँ पे? जो सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट करा रही है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, या सेल वॉल पे अगर कोई सर्टेन स्पेसिफिक है। सेल वॉल वैसे आप पढ़ोगे आगे, प्लांट में आओगे तो मैं आपको बताऊंगी कि सेल वॉल तो सिर्फ साइज देख के ट्रांसपोर्ट करा रही है। सेल वॉल को मतलब नहीं है कि वहां पे कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, कि चेक कर। सेल वॉल इज लाइक कि ओपन चैलेंज, एक खुला दरवाजा है, कोई आप गए कहीं विजिट करने जा रहे हो, एक ओपन डोर है पूरा, आप कोई भी उससे एंटर करता जा रहा है। लेकिन किसी सेंसिटिव जगह पे जाओ, जैसे रेड फोर्ट में चले जाओ, जैसे कहीं पे भी कोई भी ऐसा अक्षरधाम टेम्पल वगैरह जहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जहाँ पे आपको पूरी प्रॉपर चेकिंग के साथ जाना है, तो वो समझ लो आपकी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। और जहाँ पे ऐसे ही आप कहीं कोई फोर्ट वगैरह घूमने जा रहे हो जिसकी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं है, तो वहां पे आप समझ लो कि वो सेल वॉल। ठीक है, सिंपल सिंपल रिलेटेड एग्जांपल अपने लाइफ से अप्लाई करो और उसको फाइंड आउट करो कि यहाँ पे प्रोसेस क्या चल रहा है। ग्राम स्टेनिंग कंप्लीट। अब चलो वापस आते हैं, थोड़ा लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। अब आउटर साइड में हमने बताया आपको कि ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है। वापस एनसीईआरटी में आ चुके हैं बेटा, ध्यान से सुनो, मार्क करो, आप मॉड्यूल में करो या एनसीईआरटी में मार्क करो, मार्किंग होनी चाहिए। ग्लाइकोकाइलिस डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, एक तो आप 3 लेयर की बात कर रहे हो, दूसरा इसके कंपोजिशन भी अलग अलग है। तो ग्लाइकोकैलिक्स में वेरिएशंस हैं और वो डिसाइड करेंगे कि वो बैक्टीरिया किस तरीके की पैथोजेनिसिटी शो करता है, किस तरीके का हार्मफुल हो गया, किसमें उसका केमिकल लेयर क्या है। ये सब चीजें आइडेंटिफाई होती है जब ग्लाइकोकैलिक्स के कंपोजिशन को और कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, ये सारी चीजें स्टडी करता है कोई पर्टिकुलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो उस पर्टिकुलर बैक्टीरियल डिजीज पे पढ़ रहा होता है या ड्रग डिजाइनिंग कर रहा होता है। अब जो आपको ध्यान में रखना है इस लेवल पे, ग्लाइकोकैलिक्स के फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इट कुड बी अ लूज शीट। लूज शीट मतलब लूजली, जो उसके ऊपर कवरिंग बन रही है, जो मॉलिक्यूल्स है बहुत लूजली वो स्लाइमी टाइप से फैला हुआ है। क्लियर? स्लाइम, यू नो स्लाइम जेली टाइप का होता है ना,
स्लाइम का आजकल एक खिलौने बच्चों को खेलने टाइप का भी आ रहा है, स्लाइम से बच्चे खेलते रहते हैं। तो उस केस में आप ग्लाइकोकैलिक्स को क्या कह रहे हो? स्लाइम लेयर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे आपको तिकड़म नहीं बजानी है, जितना लिखा है उतना याद रखो। Glycocalyx, it could be a loose sheath called the slime layer in some bacteria. Why in the others, जहाँ पे present है glycocalyx, it may be a thick and tough called the capsule, जो आप मेरे मुंह से कई बार सुन चुके हो कि capsulated bacteria, encapsulated bacteria. क्लियर? कैप्सूल है मतलब नाम ही है कि वो थिक होगा, टफ होगा। अब यहाँ पे आपको छोटा सा एक नोट्स ऐसे ही लिख लेना है। अपने नोट्स को जितना आप ग्लाइकोकैलिक्स जितना आप पाथवे और फ्लो में तोड़ पाओ ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये हैबिट डालो। मैंने क्या बताया? ये दो पॉसिबिलिटी है, ये लूज शीट हो सकता है, लूज शीट के फॉर्म में हो सकता है, एनसीईआरटी कह रही है, एंड ये थिक एंड टफ हो सकता है। इतना लिखा नहीं कि आपने आपका एमसीक्यू प्रिपेयर इस रेंज का। लूज शीट होगा तो आप इसको क्या कह रहे हो? स्लाइम लेयर कह रहे हो। एंड थिक एंड टफ है तो आप इसको क्या कह रहे हो? कैप्सूल कह रहे हो। अब आने दो इस पोर्शन से क्वेश्चन। नीड ही नहीं है कि तुम एग्जाम के पहले कभी इसको दोबारा देखो, आपके दिमाग में आज ही सेट हो गया होगा कि ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर लेयर है, सेल वॉल के बाहर है, और ग्लाइकोकैलिक्स का जो सिक्रीशन है, जो फॉर्म हो रहा है, कैलिक्स मतलब एक लेयर जो फॉर्म हो रही है, इट कुड बी लूज स्लाइमी टाइप की हो सकती है, तो आप उसको स्लाइम लेयर कहोगे। इट कैन बी पॉसिबल कि वो थिक और हार्ड हो, तो उस केस में आप उसको कैप्सूल कहोगे। इज इट क्लियर बच्चा? इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है? द सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स की कहानी खत्म, आपको समझ में आ जानी चाहिए, आपके दिमाग में एंटर कर चुका है। नाउ द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। अब ग्लाइकोकैलिक्स तो देखो बेटा, टफ है, लूज है, वेरिएशन है, तो ये तो आपका शेप ऑफ सेल नहीं डिफाइन कर रहा है। शेप ऑफ सेल अगर पूछ लिया, शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल कौन डिफाइन करेगा? सेल वॉल। either in plant or in fungi, जहाँ पे भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, they are responsible to decide the shape of cell. It means कि that structure is certain kind of rigid structure. तभी तो शेप डिफाइन होगा ना। अगर आपका घर बन रहा है और घर की बाउंड्री को अगर आप जैसे देखो ब्रिक और सीमेंट से लगा हुआ अगर वॉल नहीं बनाओ, और आप टूर ऐसे कहीं पे ट्रैकिंग वगैरह करने गए और आप टेंट लेके गए, ठीक है, तो टेंट का जो कवरिंग है, जो आप क्लॉथ यूज कर रहे हो, उसको आप देख रहे हो हवा से वो हिल रहा है, वो वेरी कर रहा है, वो अंदर की तरफ आ सकता है, वो बाहर की तरफ आ सकता है, आप उसको खींच सकते हो, आप कहीं से नई रस्सी लगा के उसका शेप चेंज कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप क्या यूज कर रहे हो। ठीक है, तो जो चेंज हो सकता है इसका मतलब उसके अंदर इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। जो फिक्स हो गया, जो आपकी वॉल बन गई, अब ये घर जब तक खड़ा रहेगा तब तक ये वॉल यहीं रहेगी। आप वॉल को नहीं हिला सकते हो कि आज मेरा मन किया या मम्मी किचन को छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा वॉल को साइड कर दो, ठीक है, मेरा कमरा बड़ा कर दो, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो वो रिजिड स्ट्रक्चर हो गया। तो एक बार जो शेप को डिफाइन कर दिया, वो स्ट्रक्चर क्या होगा? सेल वॉल। The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support. ये तो strong हो गया, जो rigid है वो strong हो गया। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन जो घर की दीवार है, इसमें रहना ज्यादा स्ट्रांगली प्रोटेक्टिव है, या वो जो आपने टेंट बनाया पहाड़ों पे चढ़ के और आंधी तूफान आ गया, आप उसमें ज्यादा सेफ रहो? किसमें रहोगे ज्यादा सेफ, किसमें हो? रिप्लाई करो। घर में, ठीक है, जो होम वॉल बनी हुई है, जो ब्रिक और सीमेंट की वॉल है, उसके अंदर आप ज्यादा सेफ हो। तो सेम चीज है, जो रिजिड है वो आपको सेफ्टी देगा ज्यादा। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट, ये सब एमसीक्यू है बेटा, ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है।
to prevent the bacterium from bursting or collapsing. Bursting and collapsing क्या हुआ? अगेन वही ऑस्मोसिस का फंडामेंटल याद हो तो वाटर ज्यादा अंदर गया तो वो बर्स्ट हो सकता है। बर्स्ट होने से कौन बचाएगा? सेल वॉल बचाएगा। क्लियर? वाटर ज्यादा बाहर आ गया तो वो कोलैप्स हो सकता है। कोलैप्स होने के बावजूद वो उसको कौन बचा रहा है? सेल वॉल बचा रहा है। सिंपल सी कहानी। याद है कुछ ऑस्मोसिस का फंडामेंटल? जिनको नहीं भी याद है वो ये समझ ले कि आपका कोई स्ट्रक्चर है, आपने एक बलून लिया, उस बलून को आप एक बॉक्स में रख के उसको फिल करते जा रहे हो, फिल करते जा रहे हो, वो बॉक्स के लिमिट तक ही वो फिल होगा। सिंपली ये बलून है, जस्ट सपोज ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आपने ये बलून को यहाँ से एंटर करा रखा है और इसमें आप हवा भर रहे हो, ठीक है? तो ये बलून भले ही कितने भी बड़े साइज का है लेकिन ये इसकी लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। जो मैक्सिमम एयर होगी तो ये सेल वॉल, ये बाउंड्री को टच कर देगा। उसी तरीके से क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है लेकिन अगर बाहर सेल वॉल है तो वो वहां से ज्यादा बाहर नहीं जा सकती है। दैट्स वाई बस्टिंग से प्रिवेंट हो गया। क्लियर? और एक टाइम तक वाटर की सप्लाई कम है, कम है, कम है, सारी चीज सिकुड़ के इतने में आ गई। इसको रुको दूसरे कलर से बनाती हूँ। पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक कर गया और इतने में आ चुका है, आपका बलून इतना बड़ा हो गया। लेकिन अभी इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, अभी इसके अंदर जान बाकी है। तो जैसे इसको वाटर मिलेगा ये फिर से यहाँ चला जाएगा। कितने लोग को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है या क्लियर है तो सी लिखो। तो यही प्रिवेंशन हो गया। रिपीट, सुनो ध्यान से। मैं कह रही हूं कि आपने एक बड़ा सा बॉक्स लिया, बड़ा सा क्या, चलो छोटा सा बॉक्स ले लिया। इस छोटे से बॉक्स में एक स्पेस बना दिया आपने और इस स्पेस से आप एक बलून एंटर कर रहे हो। एक बलून आपने एंटर कर दिया और आप इसमें हवा भरना स्टार्ट कर रहे हो। क्लियर? अब आपका बलून का साइज है बढ़िया वाला, अच्छा कि वो इस बॉक्स के साइज से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन जब जब आप इसमें हवा भरोगे तो ये पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले ये इतना बड़ा होगा, फिर ये सपोज इतना बड़ा हो गया, फिर ये सपोज इतना बड़ा हो गया, इतना यहाँ तक पूरा जितना बॉक्स का स्पेस है उतना बड़ा हो चुका है। लेकिन क्या ये इस बॉक्स को तोड़ के बाहर आ जाएगा? या क्या एयर का प्रेशर इतना हो चुका है कि वो बस्ट कर जाएगा? नहीं, क्योंकि ये इसकी साइज है, इसकी साइज इतनी है कि ये इस बॉक्स के साइज से ज्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। इस बॉक्स ने रिस्ट्रिक्शन, रेजिस्टेंस लगा दिया और इसकी मैक्सिमम साइज जो ये अचीव कर सकता है वो इस बॉक्स के साइज तक ही अचीव कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने बॉक्स बनाया वो हो गया सेल वॉल। जो मैं मूव करा रही हूँ वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया बलून आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर वाटर बहुत ज्यादा अंदर चला गया है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, सेल वॉल तक पहुंच जाएगी। वाटर बहुत कम है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई, श्रिंक हो गई, श्रिंक हो गई। बलून आपका छोटा होता जा रहा है, आप उससे हवा निकाल दी हो, श्रिंक हो रही है, सेल वॉल से दूर आ रही है। लेकिन अभी इसमें प्रोटोप्लाज्म है, अभी इसमें लिक्विड कंटेंट है, ये खत्म नहीं हुआ है। तो ये श्रिंक कंडीशन में रह सकती है। कोलैप्सिंग से ये प्रिवेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो ये खाली जगह हो रहा है यहाँ पे भी वाटर कुछ ना कुछ ट्रैवल करके आ गया होगा और ये इनके बीच में काम चलाऊ काम चल रहा होगा, मतलब ये सेल पूरी तरीके से डैमेज नहीं होगी। तो उस टाइम इसको प्रिवेंट कौन कर रहा है? बस्टिंग से प्रिवेंट किसने किया? ज्यादा साइज ना बढ़े, इससे प्रिवेंट किसने किया? सेल वॉल ने। कोलैप्सिंग से प्रिवेंट कौन कर रहा है? सेल वॉल प्रिवेंट कर रही है। अब कोलैप्सिंग से एक टाइम तक ही प्रिवेंट कर सकता है। अगर वाटर की सप्लाई नहीं स्टार्ट हुई और वो जो श्रिंक किया हुआ पोर्शन में वाटर है वो भी यूटिलाइज हो गया, क्योंकि रिएक्शंस तो वहां चल रहा है, वाटर तो यूज होगा, नया वाटर ऐड नहीं हो रहा है, तो जो वाटर यूज हो जाएगा उसके बाद सेल पूरी की पूरी डैमेज हो जाएगी। इज इट क्लियर? अभी किसी को कोई क्वेरी यहाँ पे?
तो सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप, वेरी गुड बेटा, शेप ऑफ द सेल, strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. अब जो मैंने कल आपको अचार का एग्जांपल दिया था, उस अचार के एग्जांपल में क्या हो रहा है समझो, इसी फंडामेंटल को लगाते हैं वहां पे। ये बैक्टीरिया सेल है, इसके पास सेल वॉल है, क्लियर। अचार में नमक ज्यादा है, नमक होता है ना बेटा, सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई होता है अचार में, ऑयल होते हैं, क्लियर, जो कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है ग्रो कराने का, मतलब एक वहां पे हाइपरटोनिक कंडीशन बनी हुई है। जिन्होंने बेसिक्स लेक्चर नहीं अटेंड किए वो सिंपल समझ लें, सेल का कंसंट्रेशन लो है, बाहर का कंसंट्रेशन हाई है, देन दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन मतलब कोई भी सॉल्ट, आप एक ग्लास पानी लिए, उसमें शुगर को ऐड कर रहे हो, सॉल्ट को ऐड कर रहे हो, तो ये एक सॉल्यूशन बन रहा है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट टुगेदर फॉर्म सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कितना शुगर है उतना हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, लो शुगर है तो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, सिंपल बेसिक्स है, क्लियर। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई बैक्टीरिया सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन है, बाहर इंटेंशनली मम्मी ने या नानी ने जिन्होंने भी अचार बनाया है उन्होंने सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई कर रखा है। तो अगर यहाँ पे बैक्टीरिया पहुंचेगा तो बैक्टीरिया का सारा वाटर बाहर आने लगा, बाहर आने लगा। अब खुद ही वाटर बाहर आ रहा है, फिर वो वहां पे ग्रो कैसे करेगा, ठीक है। तो जो एक फेवरेबल कंडीशन वाली बात है वो फेवरेबल, ये एक अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, और यहाँ पे बैक्टीरिया डिग्रेड होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे, क्योंकि उनका वाटर का सप्लाई मेंटेन ही नहीं हो रहा है, बाहर तो उनके पूरे सॉल्ट है, तो वो अपने किस इन्वायरमेंट से सप्लाई लेंगे वाटर का। इज इट क्लियर? कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा तो भी बात चलती है, आइसोटोनिक में भी चलेगी, हाइपोटोनिक में ज्यादा वाटर अंदर की तरफ जाने लगता है, हाइपोटोनिक बाहर की तरफ वाटर को ले रहा है। तो जब वाटर ही बाहर निकलेगा मतलब उसका प्लाज्मा बाहर जा रहा है, प्लाज्मा बाहर जाएगा तो मेरे बच्चों इतना तो समझ में आ चुका है, इतनी बेसिक मैथ सॉरी बेसिक बायोलॉजी तो मैम बता रही है कि उसमें आप ये समझ चुके हो कि प्रोटोप्लाज्म के बिना तो जीवन नहीं चलने वाला, सारे रिएक्शन प्रोटोप्लाज्म में चल रहा है, तो उसके लिए वाटर इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो ये हो गया आपकी एनसीईआरटी की कहानी। अब एनसीईआरटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, उसके पहले आप एडिशनल स्क्रीनशॉट ले लें और आज के नोट्स बना लें। एक तो आपका एडिशनल हो गया ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, दूसरा यू हैव टू राइट डाउन अबाउट द ग्लाइकोकैलिक्स, क्लियर। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन से बेटा अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो ये सब गलत होता है। सिक्रीटेड बाय ऑल बैक्टीरिया इन फॉर्म ऑफ, इसका मतलब सिक्रीशन है ये बैक्टीरिया का, तो इसका मतलब ये साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन का प्रोडक्ट है। कोई डायरेक्ट लाइन आपसे नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन, ऊपर लिखती हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन, ओके बच्चा। प्रोड्यूस इनसाइड एक्सट्रूडेड टू आउटसाइड, अंदर फॉर्म हो रहा है और बाहर आ रहा है। देखो ये जैसे छोटा सा मैंने 2 सेकंड में इमेज बनाया ना, इस तरीके का इमेज आप भी बना लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर। अंदर फॉर्मेशन एंड बाहर डिपोजिशन, क्लियर। एड मतलब हेल्प इन सर्वाइवेबिलिटी, यस बेटा करेगा, लेयर बन ही रही है, जहां पे भी लेयर आया कुछ तो वो हेल्प करेगा। एड इन द पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी मतलब causing affinity, causing disease, या लिख लो disease causing affinity of pathogen, पैथोजन जो पैथोजेनिसिटी कर सकता है, जो डिजीज कर सकता है, उसको आप पैथोजन कहते हो। तो यहाँ आप बैक्टीरियल पैथोजन की बात कर रहे हो, पैथोजन में कोई भी आ जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया एज अ पैथोजन, एज अ अटैकिंग एजेंट आपके बॉडी में एंटर कर रहा है, तो ये उसकी पैथोजेनिसिटी के लिए, उसकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी के लिए प्लस चीज है ग्लाइकोकैलिक्स। तभी मैंने बताया एंटीबायोटिक इन पे एक्ट करते हैं, सेल वॉल पे एक्ट करते हैं,
साइटोप्लाज्म तक अगर आपका पहुंच गया तो साइटोप्लाज्म के अंदर तो मैकेनिज्म है, दैट इज लाइक कि हेडक्वार्टर अंदर है डीएनए साइटोप्लाज्म, इसके सुरक्षा कवर लगे हुए हैं, ये बाउंड्री बनी हुई है। ठीक है बच्चों। निगेटिवली चार्ज मतलब जो इसमें आयंस मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं उनके पास निगेटिव कंपाउंड, निगेटिवली चार्ज कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। कंपोजिशन में पॉलीसेक्राइड, पॉलीपेप्टाइड, एक हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी किसी बैक्टीरिया में से पॉली मतलब मैनी, सेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट की यूनिट, मैनी सेक्राइड मतलब सुगर, सिंपल फॉर्म में अगर आप जानना चाहो सेक्राइड मतलब सुगर, कई सारे सुगर हैं तो वो क्या बना देगा, मैनी सुगर, दे फॉर्म टुगेदर पॉलीसेक्राइड। ठीक है, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन की यूनिट, पॉलीपेप्टाइड मतलब होता है प्रोटीन, तो यू कैन से मेनी अमाइनो एसिड they together form polypeptide, and polypeptide is nothing, it is the protein. Is it clear? ये आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कवर होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी बस ये समझो, जो आ गया वो समझते चलो। बोथ मतलब पॉलीसेक्राइड भी प्रेजेंट है, पॉलीपेप्टाइड भी प्रेजेंट है। वंस अगेन मैं पूरा क्लियर करती हूँ। अब मुझे बताओ इस पोर्शन से कोई डाउट है क्या? एड मीन्स हेल्प होता है, हेल्प इन सर्वाइबिलिटी, हेल्प इन पैथोजेनिसिटी, एंड निगेटिवली चार्ज जो उस पे आयनिक चार्ज है वो निगेटिव है। स्लाइम होगा, यहीं पे आप 2 पॉइंट वो वाले पुराने पॉइंट एनसीईआरटी के भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, लूज सीड होगा तो स्लाइम बोलोगे, हार्ड एंड थिक होगा तो कैप्सूल बोलोगे। कंप्लीट हो जाएगा आपका ग्लाइकोकैलिक्स का, यही लिखा हुआ है आगे, ये भी नोट डाउन कर लेना। कैप्सूल कंडेंस्ड लेयर क्लोजली सराउंड्स द बैक्टीरिया, बहुत अटैच्ड होगा क्योंकि थिक है, कोई भी चीज थिक है तो वो वहां पे स्टिक हो जाती है। स्लाइम लेयर लूजली है, एडरेंट है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, स्लाइम है बेटा तो कहीं थिक होगा कहीं थिन होगा, तो एक नॉन यूनिफॉर्म तरीके से होगा। क्या है ये? डेंसिटी हाई लो। ठीक है, जो हाई डेंसिटी का है मतलब उसकी डेंसिटी हाई है, मतलब वो बहुत क्लोज, मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर है वो बहुत क्लोज है। जैसे जो सपोज मैं एक इमेज बना के समझाती हूँ, अगर मैं कहूँ कि ये ए है, ये ए है, ये बी है, कोई मॉलिक्यूल है, पर्टिकुलर कोई मॉलिक्यूल है जो ए के अंदर ऐसे प्रेजेंट है और बी के अंदर ऐसे प्रेजेंट है, तो ए ज्यादा डेंस है या बी ज्यादा डेंस है? ए ज्यादा डेंस है। क्लोज, कितना क्लोज है? ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म इन डेंसिटी कौन होगा? जहां पे लूजनिंग है बेटा, तो नॉन यूनिफॉर्म इन डेंसिटी स्लाइम लेयर हो जाएगा। एंड थिकनेस, कैप्सूल स्लाइम लेयर आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। हम तो उल्टा ही पढ़ के स्टार्ट ही किया हम लोगों ने, एनसीईआरटी ने पहले ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ाया है, फिर बताया कि इट इज 2 टाइप्स, स्लाइम होगा या थिक है तो कैप्सूल होगा। क्लियर बच्चा? एनी क्वेरी? क्रिस्टल हो गया, राम स्टेनिंग हो गया, कंप्लीट योर नोट्स। कॉन्सेप्ट थे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, इसको आप कंप्लीट करो, इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछो मुझसे। ठीक है, आज का होमवर्क यही रहेगा, ये सारे चार्ट आपको बनाने हैं अपने नोटबुक में, सभी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने दिए हैं उनको नोट डाउन कर लो और कंप्लीट करो। चलो बाय बच्चा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।